नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा हमने पिछली क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य, उसके अंदर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान के अंदर जो बोलियां हैं या जो भाषा है, उस भाषा, हमारी जो राजस्थानी भाषा है, उसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि अनुसूची 8 के अंदर उसका उल्लेख नहीं मिलता है संविधान के अंदर। पर अगर आपको राजस्थान की राजभाषा पूछ ली जाए तो वो क्या हो जाती है? हिंदी हो जाती है। अगर आपको राजस्थानी भाषा दिवस पूछ लिया जाए तो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। परंतु अगर हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो हिंदी दिवस का 14 सितंबर। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो वो कब मनाया जाए? 10 जनवरी। 10 जनवरी। तो इससे इम्पोर्टेंट मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार मैंने आपको दो भाग बताए थे, पश्चिमी भाषा और पूर्वी भाषा। पश्चिमी वाली को आप मारवाड़ी बोलते हो, जो कि डिंगल साहित्य कहलाता है। पूर्वी वाला आपका हाड़ौती वाला प्रदेश है, जिसके जो क्या कहलाता है? पिंगल साहित्य कहलाता है। अब हम साहित्य के ऊपर आएंगे, क्योंकि भाषा और बोलियों से संबंधित जो टर्म्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के साहित्य। राजस्थान के साहित्य के ऊपर चलने से पहले आपको कुछ 5 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थानी साहित्य को अगर ये पूछ लिया जाए कि आरपीएससी कितने भागों में बांटती है, तो 4 भागों में बांटती है। परंतु हमको वो 4 भाग ना पढ़ के हमको एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। तो हम उस एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार जब पढ़ेंगे तो हमको 5 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट, वो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि राजस्थान का पहला ग्रंथ कौन सा है। तो देखो, एक है राजस्थान का पहला ग्रंथ। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ बताया था चित्रकला के अंदर। तो चित्रित ग्रंथ और राजस्थान का प्रथम ग्रंथ दोनों अलग अलग होंगे। क्या बताया था राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ? बताओ। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना, जो कि ताम्रपत्र के ऊपर लिखा हुआ है। पर अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, राजस्थान का प्रथम ग्रंथ, तो राजस्थान का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली गौर। क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है वज्रसेन सूरी ने। किसने लिखा है? वज्रसेन सूरी ने। सबसे पहली बात तो ये आती है। पर अगर आपको ये कह दिया जाए कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि कब लिखा गया, किसके काल में लिखा गया था? तेज सिंह के काल के अंदर। और इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे? श्रृंगधर। कौन थे? श्रृंगधर। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि राजस्थान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका भरतेश्वर बाहुबली गौर। दूसरी जो बात आपकी आती है कि राजस्थान की प्रथम कहानी, राजस्थान की प्रथम राजस्थान की प्रथम कहानी। दूसरी बात है राजस्थान का प्रथम नाटक। तीसरी बात है राजस्थान का प्रथम उपन्यास। राजस्थान का प्रथम उपन्यास। राजस्थान का प्रथम उपन्यास। तो देखो, राजस्थान की जो प्रथम कहानी है वो है विश्रांत प्रवास। क्या नाम है? विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, ये जो है वो है केसर विलास। नाटक कौन सा है? केसर विलास।
और अगर उपन्यास की बात कर ली जाए तो वो है कनक सुंदरी। कौन सा उपन्यास लिखा गया राजस्थान में प्रथम? कनक सुंदरी। और ये जो तीनों चीजें लिखी है वो लिखी है शिवचरण ने। किसने लिखी है? यार क्या हो रहा है? किसने लिखी है? शिवचरण ने। इन्हीं को आप शिवचंद्र भारती भी कह सकते हैं। तो बताओ राजस्थान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। राजस्थान की प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास। राजस्थान का प्रथम नाटक है केसर विलास। और राजस्थान का प्रथम जो उपन्यास है वो है कनक सुंदरी। और इन तीनों को लिखा है शिवचंद्र भारती ने। किसने लिखा है? शिवचंद्र भारती ने। तो ये जो सारी जानकारी है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी के अंदर इन चीजों का वर्णन मिलता है जो कि आजकल जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब एग्जाम में जाके बैठते हैं तो आपको ऐसा दिखता है ना कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, हमने तो कहीं पर भी नहीं पढ़ा, तो वो एनसीईआरटी के अंदर से आता है। तो ये जो जानकारी है वो सारी एनसीईआरटी में से। फिर आप देखो कि इसके बाद में अगली जो बात आती है कि राजस्थान का प्रथम 12 मासा ग्रंथ। राजस्थान का प्रथम 12 मासा ग्रंथ। देखो 12 मासा ग्रंथ क्या होता है? एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर साल के सभी महीनों की जानकारी मिलती है। साल के सभी महीनों की क्या मिलती है? जानकारी। तो ये लिखा है नेमिनाथ बारामासा ने। उनका नाम सरनेम में पीछे बारामासा हो गया, नेमिनाथ बारामासा ने। हाँ, फिर एक है कि राजस्थान की आधुनिक साहित्य कृति। राजस्थान की आधुनिक साहित्य कृति, आधुनिक साहित्य कृति है वो है बादली। क्या नाम है? बादली। इसको लिखा है चंद्र सिंह ने। राजस्थान की आधुनिक साहित्य कृति जिसको लिखा है चंद्र सिंह ने। तो देखो राजस्थान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? केसर विलास। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदरी। राजस्थान का प्रथम 12 मासा ग्रंथ कौन सा? नेमिनाथ बारामासा। और राजस्थान में अगर पूछ लिया कि आधुनिक साहित्य कृति कौन सी है तो बादली। और बादली को किसने लिखा है? चंद्र सिंह बिरकाली। क्या नाम है इनका? चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखा है। तो याद रह जाएंगी ये 6 बातें। देखो राजस्थान का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली गौर। किसने लिखा? वज्रसेन सूरी। राजस्थान की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी। इन तीनों को लिखा है शिवचरण भारती ने। किसने लिखा है? शिवचरण भारती ने। भारती ने। राजस्थान का प्रथम जो 12 मासा ग्रंथ है वो है नेमिनाथ बारामासा। ठीक है, और नेमिनाथ बारामासा ग्रंथ का नाम है, नेमिनाथ बारामासा। राजस्थान की प्रथम आधुनिक साहित्य कृति कौन सी है? बादली। और बादली को किसने लिखा है? चंद्र सिंह बिरकाली ने। अब अपन राजस्थान का सबसे फेमस ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ जो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, सबसे पहली जो बात है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। बताओ किसने लिखा पृथ्वीराज रासो? चंद बरदाई। किसने लिखा है? चंद बरदाई। चंद्र बरदाई का अन्य नाम पता है किसी को? चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? चंद्र बरदाई का अन्य नाम है बालंदु। क्या नाम है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है और वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए चंद्र बरदाई नहीं दिया जाता तो बालंदु लिखा हुआ हो तो आप किसको सही मानोगे? ठीक है, तो चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? बालंदु। चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? बालंदु। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ तक की बात है तो हमको पता है, इससे आगे बताओ आप। तो
है ना। तो अगर इसको पूर्ण करने का काम किसी ने किया है तो इसको पूर्ण करने का काम किया है जलहण ने। किसने किया है? जलहण। और जलहण कौन है? चंद्रबरदाई का पुत्र है। किसका पुत्र है? चंद्रबरदाई का पुत्र है। चंद्रबरदाई का पुत्र है। फिर देखो ये जो है वो कितने भागों में विभक्त है, तो इसके अंदर टोटल 69 भाग हैं। कितने भाग हैं? 69 भाग हैं। 69 भाग हैं। ये जो साहित्य है डिंगल प्लस पिंगल दोनों भाषाओं के अंदर है। कौन सी भाषाओं के अंदर है? डिंगल प्लस पिंगल। तो दोनों समझ गए, मारवाड़ी प्लस हाड़ौती। डिंगल प्लस पिंगल साहित्य, पश्चिमी और हाँ पूर्वी ढूंढाड़ी। डिंगल प्लस पिंगल। सिक्सटी 69 भाग है अंदर इसके। अभी वर्तमान में कहाँ रखा गया है? तो वर्तमान के अंदर उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर। लिख देती हूँ मैं, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी। तो वर्तमान में कहाँ रखा गया है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर। अब देखो चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा। पूर्ण करने का काम किसने किया? जलहण ने किया। परंतु अगर आपको पृथ्वीराज रासो का उद्धारक पूछ लिया जाए, उद्धारक कौन होता है? उसको प्रकाश में लाने वाला, है ना, तो वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उद्धारक जो कहे जाते हैं वो उद्धारक कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। किस नाम से फेमस है ये? इनके उपनाम क्या क्या हैं? तो एक तो इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? क्योंकि जब ये राजस्थान के अंदर आए तो पूरे राजस्थान का भ्रमण घोड़े पर बैठकर किया, और जहां जहां गए वहां महिलाओं ने इनका तिलक लगाकर क्या किया? स्वागत किया। इसलिए क्या कहे जाते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के अलावा क्या कहे जाते हैं? राजस्थान के इतिहास के जनक। क्या कहे जाते हैं? राजस्थान इतिहास के जनक। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके क्या कहलाते हैं? उद्धारक कहलाते हैं। उद्धारक का मतलब होता है कि उसको प्रकाश में लाने वाला। इस ग्रंथ को प्रकाश में कौन लेके आए? तो राजस्थान इतिहास के क्या कहलाते हैं? ये जनक कहलाते हैं। फिर देखो इनका जो जन्म होता है, इनका जो जन्म हुआ है, कुछ आपको डेटे याद रखनी है या सन याद रखने। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के अंदर। तो 1782 के अंदर इनका जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड का भी एक प्रांत पड़ता है इंग्लिस्तान। कौन सा प्रांत है? इंग्लिस्तान प्रांत। 1799 के अंदर ये भारत आते हैं, और भारत में भी कहाँ आते हैं? बंगाल आते हैं। कहाँ आते हैं? बंगाल। बंगाल भारत आते हैं। फिर उसके बाद में तो 1806 के अंदर ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा आते हैं। कहाँ पर आते हैं? राजस्थान में। कहाँ आते हैं सर्वप्रथम? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा। फिर आप बात करेंगे कि 1813 के अंदर, 1813 के अंदर इनको कर्नल की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि मिलती है? कर्नल की उपाधि मिलती है। इधर आगे लिख दूं फिर इस तरफ ही। तो देखो फिर है 1816-17। 1816-17 के अंदर राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिख सकते हो आप, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको बात करते हैं कि 1822 के अंदर ये इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पुनः इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड क्यों इंग्लैंड जाते हैं? तब अपने साथ में कौन सा शिलालेख लेके जाते हैं? मानमोरी शिलालेख, जिसको ये ले जाके समुद्र में फेंक देते हैं, हाँ, भारी होने के कारण। तो 1822 के अंदर कहाँ जाते हैं? पुनः इंग्लैंड जाते हैं। 1822 में पुनः इंग्लैंड। फिर उसके बाद में 1835 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है और ये स्वर्गवासी हो जाते हैं।
1835 के अंदर क्या हो जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो देखो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा किसने? चंद बरदाई ने। पूरा किसने किया? जलहण ने। परंतु आपको पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक पूछ लिया जाए तो वो है कर्नल जेम्स टोड, जिनके उपनाम क्या क्या हैं? घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के जनक। 1782 के अंदर इंग्लिस्तान प्रांत इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म होता है। 1799 के अंदर ये बंगाल भारत आते हैं। 1806 के अंदर ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा राजस्थान आते हैं। 1813 में कर्नल की उपाधि धारण करते हैं। 1816-17 के अंदर ये राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। 1822 में पुनः इंग्लैंड जाते हैं और 1835 के अंदर स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वर्गवासी हो जाते हैं। पहले ये लिखना है ना, इसके बाद ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। 1813 के बाद में 1816-17, फिर 1822 और फिर 1835। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि शिलालेख कौन सा साथ में लेके गए थे? मानमोरी। कौन सा शिलालेख ले गए थे? मानमोरी, जिसको समुद्र में ले जाके फेंक दिया था। ये कुछ डेटे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि कूट मिलान वाला प्रश्न आता है। एक तरफ सन होते हैं और एक तरफ घटनाक्रम लिखा हुआ होता है, और फिर कूट मिलान पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड से संबंधित सही कूट मिलान कीजिए। राजस्थान के अंदर नियुक्त किए जाते हैं पॉलिटिकल एजेंट। जब अलग अलग प्रांतों में नियुक्त किए गए तो वो जब क्रांति हुई उस समय अलग अलग नियुक्त किए गए, परंतु इनको पूरे राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। चलो अब देखो आगे, दूसरे जो आपको कवि मिलते हैं वो मिलते हैं सूर्यमल मिश्रण। कौन मिलते हैं? वैसे इनका नाम तो मिश्रण है, पर हम इसको सामान्य बोलचाल में मिश्रण कह देते हैं। इनका नाम क्या है? सूर्यमल मिश्रण, परंतु हम क्या बोलते हैं? सूर्यमल मिश्रण। देखो, इनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देती हूँ, फिर इनके ग्रंथ बताऊंगी। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है हरना गांव, और हरना गांव पड़ता है हिंडोली बूंदी के अंदर। कहाँ पड़ता है? हिंडोली बूंदी के अंदर। इनके जो पिता का नाम है वो है चरणीदान। इनके पिता का नाम क्या है? चरणीदान। इनके जो पुत्र का नाम है वो एक दत्तक पुत्र है, और पुत्र का नाम है मुरारीदान। पुत्र का नाम क्या है? मुरारीदान, दत्तक पुत्र का नाम। फिर आप बात करेंगे, इनका एक अन्य नाम मिलता है, और इनका जो अन्य नाम मिलता है वो मिलता है रसावतार। एक इनको एक उपाधि दी गई है आधुनिक राजस्थानी साहित्य के आधुनिक राजस्थानी साहित्य में नव जागरण के पुरजोर कवि। पुरजोर कवि समझ गए? इस आधुनिक साहित्य के ऊपर पुरजोर बल देने वाले, पुरजोर कवि, पुरजोर कवि। तो ये 4-5 बातें आपको सूर्यमल मिश्रण से संबंधित ध्यान रखनी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरना गांव हिंडोली बूंदी के अंदर। पिता का नाम क्या है? चरणीदान। पुत्र का नाम क्या है? मुरारीदान। अन्य नाम क्या है? इनका रसावतार कहा जाता है। इनको कहा गया कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य में नव जागरण के पुरजोर कवि। एक और बात है कि इनका जन्म बूंदी के अंदर हुआ था, और बूंदी के एक शासक हुए, शासक का नाम है राम सिंह प्रथम। कौन है? राम सिंह प्रथम। इन राम सिंह प्रथम के राजकवि हैं ये। राम सिंह प्रथम के क्या है? राजकवि। इन्हीं को आप बूंदी के राज्य के राजकवि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बूंदी के राजकवि भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बूंदी राज्य का इतिहास लिखा है वंश भास्कर के अंदर। इनका प्रसिद्ध गोद लिया हुआ पुत्र, अडॉप्टेड। तो ये किसके कवि हैं? किसके शासनकाल में कवि रहे? तो राम सिंह प्रथम के काल में। इन्हीं को बूंदी का राजकवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनका एक ग्रंथ है वंश भास्कर, उनके अंदर इन्होंने पूरे बूंदी राज्य का इतिहास बताया है। बूंदी राज्य का क्या बताया?
इतिहास बताए। चलें आगे। अब इनके ग्रंथ देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहला है वंश भास्कर। ये मत भूल जाना कि अपन पढ़ क्या रहे, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। हाँ, ये इनके ग्रंथ है, सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ। दो इंपोर्टेंट ग्रंथ है, एक है वंश भास्कर और एक है वीर सतसई। तो सबसे पहला है वंश भास्कर। वंश भास्कर के जो रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। देखो, ये जो ग्रंथ है 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। एक शैली होती है, उसको कहते हैं चंपू शैली। चंपू शैली जानते हो क्या होती है? आपने रामायण देखी? रामायण के अंदर पहले क्या लिखा होता है? एक लाइन लिखी होती है, फिर उसका भावार्थ लिखा होता है ना? या किसी कई जगह श्लोक लिखे होते हैं, फिर भावार्थ लिखा होता है। तो ये जो है उसी के समान है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य। क्या पढ़ते हो? गद्य प्लस पद्य। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी जो लेख मिले हैं ना, वो भी चंपू शैली के अंदर है। आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लेख मिले हैं वो चंपू शैली के अंदर है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य। 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। इसकी जो तुलना की गई है वो महाभारत से की गई है। किससे की गई है? महाभारत से। फिर इसके बाद बताते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है। तो इसके अंदर बूंदी राज्य का इतिहास है। बूंदी राज्य का इतिहास है। शैली अगर आपको पूछ ली जाए तो शैली क्या है? चंपू शैली। चंपू शैली। ये ग्रंथ जो लिखा गया वो लिखा गया 1840 ईस्वी के अंदर। रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। शैली कौन सी है? चंपू शैली। तुलना किससे की गई इसकी? महाभारत से, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है। बूंदी राज्य का इतिहास इस ग्रंथ के अंदर समाहित है। चले आगे। फिर है वीर सतसई। अगला जो ग्रंथ है इनका वो है वीर सतसई। देखो, वीर सतसई नाम से पता चल रहा है। वीर सतसई जो ग्रंथ लिखा है वो भी सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। अंग्रेजी दासता से मुक्ति की ओर। अंग्रेजी दासता से मुक्ति की ओर। इस ग्रंथ के अंदर 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता है। देखो, सूर्यमल मिश्रण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति होने वाली थी तो पूरी सारी रियासतों के अंदर गए, सारे राजाओं से निवेदन किया कि आप अंग्रेजों का साथ ना देकर किसका साथ दें? क्रांतिकारियों का साथ दें। परंतु राजाओं ने क्या किया? क्रांतिकारियों का साथ ना देकर किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। इसी कारण से इस ग्रंथ को उन्होंने कितने सोरठे लिखे, कितने दोहे लिखे? तो 288 दोहे इसके किसने लिखे? सूर्यमल मिश्रण ने। किसने लिखे? सूर्यमल मिश्रण ने। फिर बाद में इसको पूर्ण किसने किया? मैंने आपको इसके दत्तक पुत्र का नाम बताया था, मुरारीदान। तो इसको पूर्ण करने का काम किसने किया? मुरारीदान। ये कारण क्या है कि उन्होंने सिर्फ इसमें 288 दोहे लिखे? क्योंकि वो राजस्थान के जितने भी राजा थे उनसे चाहते थे कि वो रियासतों के अंदर क्रांतिकारियों को क्या दें? संरक्षण दें। परंतु उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों का साथ देने के कारण ही इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने कितने दोहे लिखे? 288 दोहे लिखे। उसके बाद में इसको पूर्ण करने का जो काम किया वो किया है मुरारीदान ने। किसने किया है? मुरारीदान ने।
हाँ नहीं, टोटल 288 नहीं थे। इसके बाद में मतलब इन्होंने लिखे कितने, वो 288 हैं। उसके बाद में कितने हैं उसकी जानकारी नहीं है अपने को, पर इसको पूर्ण करने का जो काम किया है वो मुरारी दान ने किया है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 288 दोहे लिखे गए। 1857 की क्रांति का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है और अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति की ओर ले जाने के कारण ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना स्टार्ट की थी। ये जो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वीर सतसई है, सबसे लोकप्रिय, समस्या है, सबसे लोकप्रिय वीर सतसई है ये। सबसे लोकप्रिय वीर सतसई है। चलो अब आगे एक प्रश्न बताती हूँ। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर रीट पटवार 2021 के अंदर। कब? रीट पटवार 2021 के अंदर। 2021 वाली रीट कैंसिल हुई थी, है ना, और पटवारी भर्ती, उसके अंदर सवाल पूछा गया प्रथम वीर सतसई के रचयिता हैं। अब आप बताएंगे इसका आंसर। हाँ ऑप्शन दूंगी ना। सबसे पहला है सूर्यमल मिश्रण, दूसरा है आपका विजयदान देथा, तीसरा है आपका मेघराज मुकुल, और चौथा है आपका हरि नियोगी। ये सवाल आया रीट पटवार 2021 के अंदर। ठीक है, प्रथम वीर सतसई के रचयिता कौन है, तो बताओ कौन है, बताओ। सबका सवाल, सबका जवाब सूर्यमल मिश्रण है कि कोई और है जो अलग ऑप्शन बता रहा है? हाँ हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ कि बताओ इसमें से कौन सा है, खाली पूछ रही हूँ मैं तो, फिर वो तो मेरे को बताना ही है। तुम्हारे मन में कोई और ऑप्शन हो तो वो भी तुम बता सकते हो, ऐसे कहना चाह रही हूँ मैं। बताओ, सूर्यमल मिश्रण ही मानूं मैं सबकी तरफ से? पर देखो जिसका ये आंसर है वो गलत है। अभी मैंने पीछे एक बात लिखी कि ये सबसे लोकप्रिय वीर सतसई है, यहां मैंने सवाल लिखा कि प्रथम वीर सतसई है। अभी तक राजस्थान के अंदर 3 वीर सतसई लिखे गए हैं। ठीक है, वो वाला जो है वो दूसरा है, ये वाला जो है वो पहला है। इसके जो रचयिता है वो है हरि नियोगी। इसके रचयिता कौन है? हरि नियोगी। तो आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर, अगर आता है प्रथम वीर सतसई के रचयिता हैं तो वो है हरि नियोगी। और ये वाला जो वीर सतसई है ये सर्वाधिक लोकप्रिय वीर सतसई और दूसरे नंबर का वीर सतसई, सेकंड वीर सतसई है ये। तीसरे की चर्चा भी अपन करेंगे और आगे करेंगे और क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है, तो प्रथम वीर सतसई के रचयिता कौन माने जाएंगे? हरि नियोगी। कौन माने जाएंगे? अब याद रह जाएंगे, याद रखने हैं। अब कौन है? हरि नियोगी। जैसे ही प्रथम आ जाए, मैंने आपको उस दिन पेपर सोल्विंग टेक्निक में बताया था कि जब भी कोई शब्द अपन को अलग लगता है तो अपन उसको क्या करते हैं? गोला करते हैं या डब्बा बनाते हैं उसके ऊपर, ताकि अपन को ध्यान में रहे कि अपन से पूछ क्या रहा है ये, है ना। तो प्रथम वीर सतसई की रचयिता कौन है? हरि नियोगी। द्वितीय वीर सतसई की रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सर्वाधिक लोकप्रिय वीर सतसई की रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और तीसरा एक और वीर सतसई आएगा जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब देखो आगे, अब आगे देखो, आगे एक और ग्रंथ, एक और रचनाकार आते हैं, उनका नाम है मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1927 के अंदर। कब हुआ है? 1927 के अंदर। और कहां पर हुआ है? चूरू के अंदर। कहां पर हुआ है? चूरू के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ है और कहां पर हुआ है। फिर बात अपन करते हैं कि इनका जो ग्रंथ है वो है सेनानी। कौन सा ग्रंथ है? सेनानी। इसके लिए एक लाइन प्रसिद्ध है, चुंडावत मांगी सेनानी,
सिर काट दे दियो छत्राणी। तो देखो ये मैं आपको पूरी कहानी से समझा देती हूँ। चुंडावत मांगी सेनानी, सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी। सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी। सेनानी यहाँ पे कोई युद्ध में लड़ने वाली महिला नहीं है। हाँ, अपन ह बोलते स को, अपन क्या बोलते? स को जनरली ह बोलते हैं। तो सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी। सेनानी का मतलब क्या है? निशानी। और तो चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। सिर काट दे दियो छत्राणी। हाड़ी रानी, हाड़ी रानी सलह कंवर। हाड़ी रानी कौन है? सलह कंवर। चुंडावत कौन है? रावत रतन सिंह। कहाँ के हैं? सलूम्बर के। तो अब देखो मेवाड़ के एक राजा है, मैं आगे बता देती हूँ इसको, फिर पीछे आ जाएंगे। मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ के राजा कौन है? राज सिंह। मेवाड़ के राजा कौन है? राज सिंह। और राज सिंह के समकालीन या समक्ष दिल्ली के अंदर शासन कौन कर रहा है? औरंगजेब। दिल्ली के अंदर शासन कौन कर रहे हैं? औरंगजेब। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राज सिंह के समक्ष मुगल काल का शासक कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। ये कहाँ शासन कर रहे हैं? मेवाड़ के अंदर। दोनों के अंदर एक एंटी गुण है। एंटी गुण क्या है? राज सिंह तो मंदिर बनवाते, औरंगजेब क्या तोड़ाते हैं? मंदिर तोड़वा देते। तो समझो, राज सिंह क्या करते हैं? मंदिर बनवाते हैं। औरंगजेब क्या करता है? मंदिर तोड़वाता है। तो इनके बीच में शत्रुता का प्रथम कारण क्या हो गया? सबसे पहला कारण हो गया, एक तो ये तो बनाएंगे मंदिर, और ये कार क्या करवाएगा? तुड़वाएगा। तो राज सिंह को इससे क्या है? दुश्मनी है। ये क्या करेगा? तुड़वाएगा। एक किशनगढ़ की राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है चारुमती। राजकुमारी का नाम क्या है? चारुमती। और इस चारुमती से विवाह कौन करना चाहता है? औरंगजेब। परंतु विवाह कौन कर लेते हैं? राज सिंह। तो चारुमती से विवाह ये कर लेते हैं, ये विवाह नहीं कर पाता है। तीसरी जो बात है वो है जजिया कर। तीसरी क्या बात है? जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के नहीं है उनके ऊपर लगने वाला कर है। तो हिंदुओं के ऊपर लगने वाला कर है सामान्यतः, तो ये राज सिंह इसका विरोध करते हैं। तो जजिया कर का ये क्या करते हैं? विरोध कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? जजिया कर को लागू कर रहे हैं। तो ये जो तीन प्रमुख कारण है वो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में क्या है? शत्रुता के प्रमुख तीन कारण है। औरंगजेब कहाँ आक्रमण करता है? मेवाड़ के ऊपर। तब यहाँ पर सलूम्बर का जो सरदार है, सरदार का नाम क्या है? रतन सिंह। ये रतन सिंह जो है उस सेना के हरावल बाग का नेतृत्व करते हैं, है ना। रतन सिंह चुंडावत कहाँ के रहने वाले हैं? सलूम्बर। वर्तमान में अब सलूम्बर क्या है? जिला है। और ये रतन सिंह जब युद्ध में लड़ने के लिए आ रहे होते हैं तो अपनी पत्नी की याद के कारण दो सैनिकों को इसके पास में भेजते और भेजते हैं कि तुमसे कोई निशानी लेकर आओ। परंतु जब सैनिक रानी के पास में जाते हैं तो रानी क्या हो जाती है? बड़ी व्याकुल हो जाती है कि मेरे कारण क्या होगा? राजा युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करती है? अपनी गर्दन काट के उनको निशाने के ऊपर दे देती है। तो सैनिक क्या करते हैं? थाल के अंदर उस सिर को सजा के लाते हैं, और जैसे ही वो कपड़ा हटा के देखते हैं तो वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और युद्ध में जाके ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि सीधा ही औरंगजेब को क्या पछाड़ के कहाँ भेज देते हैं? दिल्ली भेज देते हैं। तो इसी कारण से मेघराज मुकुल के द्वारा जो लिखी गई रचना है वो क्या है? सेनानी। सेनानी का मतलब क्या है? निशानी। सेनानी किसको कहती है? यहाँ पर इनकी पत्नी कौन है? हाड़ी रानी सलह कंवर। कौन है? हाड़ी रानी सलह कंवर। तो बात समझ में आ गई? कारण याद रहेंगे कि तीन कारण थे। किस किस के बीच में? राज सिंह और औरंगजेब के बीच में। एक तो मंदिर को तोड़वाना, दूसरी बात है राजकुमारी चारुमती, तीसरी बात है जजिया कर। तीसरी बात क्या है? जजिया कर। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं पे लगने वाला कर होता था। तो अब इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।